अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर तब्दीली के मरहले से गुजर रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान बरसों से जारी कशीदगी, इसराइल से वाबस्ता सिक्योरिटी खदशात, खलीजी खत्ते में बढ़ती गैर यकीनी सूरत हाल और आलमी तवानाई मंडियों पर दबाव ने खत्ते को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ सफारतकारी में हर पेशरफ्त बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। ऐसे माहौल में सिक्योरिटी ज़राए से खबरें सामने आ रही हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जो कि गैर मामूली पेशरफ्त है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा महज एक रस्मी अस्करी या सिफारती राब्ता नहीं, बल्कि खत्ते में अमन की नई बिसात बिछाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि इस दौरे को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है, क्योंकि इसके पस मंज़र में ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिन बातचीत, खत्ते में क़याम अमन, सरहदी सिक्योरिटी और कशीदगी कम करने जैसे बड़े मौज़ूआत मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ईरान के दौरे की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त खुद को सिर्फ एक हमसाया मुल्क के तौर पर नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदार, सालिस और एतमाद साजी पैदा करने वाले फरीक के तौर पर पेश कर रहा है। ऐसे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा दोनों फरीकैन में कशीदगी ख़त्म करने का बायस बन सकता है। बहरहाल सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल के दौरे के दौरान ईरान अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत भी मुतवक्के है, जबकि ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल अहम ईरानी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। सवाल यह है कि इन मुलाकातों के असरात क्या हो सकते हैं। सबसे पहला मुमकिन असर ये हो सकता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने सिक्योरिटी और सियासी एतमाद को मज़ीद मजबूत करेगा। दूसरा अहम पहलू ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान राब्ता कार का किरदार मौसर अंदाज में अदा करता है तो इस्लामाबाद की सफारती अहमियत कई गुना बढ़ सकती है। यह पहला मौका नहीं कि पाकिस्तान ने खत्ते में सालिसी की कोशिश की हो, और माजी में भी पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इलाकाई तनाज़ात में बैलेंस्ड नैरेटिव अपनाया है। ताहम इस बार हालात मुख्तलिफ है, क्योंकि ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त तनाव सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मशरिक़ वस्ता, आलमी तेल की मंडी, समुद्री तिजारत और जनूबी एशिया तक महसूस किया जा रहा है। ऐसे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इस बात की अलामत समझा जा रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं, बल्कि अमली सफारतकारी के जरिए पेशरफ चाहता है। अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में एक किरदार अदा कर रहा है जब खुद ईरान आलमी दबाव, पाबंदियों और इलाकाई सिक्योरिटी खदशात का सामना कर रहा है। अगर पाकिस्तान ईरान के खदशात को समझते हुए इन्हें आलमी सतह पर बेहतर अंदाज में मुंतकिल करने में कामयाब होता है तो ये ना सिर्फ ईरान के एतमाद में इजाफा करेगा, बल्कि पाकिस्तान को भी एक ज़िम्मेदार सफारती क़ुव्वत के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। यही वो नुक्ता है जहाँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा महज अस्करी राब्ते से निकल कर वसी जोग्राफियाई सियासत का हिस्सा बन जाता है। अब पाकिस्तान अपनी सफारती सरगर्मियों में बहुत मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है, और इन सफारती सरगर्मियों को मज़ीद तक़वियत उस वक्त मिली जब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमन मिशन फैसला कुन मरहले में दाखिल होता दिखाई दिया। तेहरान में उनकी मसरूफ़ मुलाकातें इस तासुर को मजबूत करती हैं कि पाकिस्तान बैक वक्त कई सतहों पर मुतहर्रिक है। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात गैर मामूली समझी जा रही है, क्योंकि मुख्तसर वक्त में बार बार मुलाकातें आमतौर पर उस वक्त होती हैं जब मामला हसास हों या किसी पेशरफ्त की कोशिश जारी हो। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सूरत हाल में तवील मुशावरत यही जाहिर करती है कि सिर्फ रस्मी गुफ्तगू नहीं, बल्कि अमली रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। अब यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान वाकई पस पर्दा सफारतकारी के जरिए किसी बड़ी पेशरफ्त के करीब पहुँच रहा है? इस सवाल का जवाब उन मुलाकातों के दायरा कार में पोशीदा दिखाई देता है, जैसा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात और मुज़ाकराती पेशरफ पर गुफ्तगू, फिर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पासदारानी इनकलाब के आला तरीन अस्करी हलकों से राब्ते इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक वजारत या इदारे से नहीं, बल्कि ईरान के सियासी, अस्करी और सफारती ढांचे के तमाम अहम सुतूनों से बातचीत कर रहा है। ये तर्ज सफारतकारी अहम इसलिए भी है क्योंकि किसी भी इलाकाई बहरान के हल में सिर्फ सियासी क़यादत काफ़ी नहीं होती, बल्कि सिक्योरिटी इदारों की रजामंदी भी ज़रूरी समझी जाती है। पाकिस्तान गालिबन इसी हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ सतहों पर राब्ते बढ़ा रहा है। यही वजह है कि मोहसिन नकवी के अमन मिशन और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे ईरान को अलग अलग समझने की बजाय एक मरबूत सफारती हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है। अगर इन तमाम सरगर्मियों को यकजा करके देखा जाए तो एक वाज़ेह तस्वीर सामने आती है कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में रिवायती रद्दअमल से आगे बढ़कर फ़ाल किरदार इख्तियार कर रहा है। माजी में पाकिस्तान पर अक्सर ये तनकीद की जाती रही कि वो इलाकाई तनाज़ात में मौसर किरदार अदा नहीं करता, लेकिन हालिया इक़दामात इस तासुर को बदलने की कोशिश दिखाई देते हैं। यही वजह है कि बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक दोनों फरीकैन के दरमियान मस्बत पेशरफ्त में पाकिस्तान की सफारतकारी का हिस्सा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तनाजुर में ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिन जंगबंदी या कशीदगी में कमी की उम्मीद भी अब निस्बतन रोशन दिखाई दे रही है। इतलात के मुताबिक तेहरान ने वाशिंगटन को जंगबंदी, मुंजमद एसेट्स की बहाली और समुद्री तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक नए मुतालबात पेश किए हैं।
ये पेशरफ्त मामूली नहीं, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि ईरान मुकम्मल इनकार की पोजीशन पर नहीं है, बल्कि शराइत के साथ मुज़ाकराती रास्ता इख्तियार करना चाहता है। जब कोई मुल्क मुतालबात देता है तो इसका मतलब ये होता है कि दरवाज़ा मुकम्मल बंद नहीं है और अमरीका भी मुआहिदे की उम्मीद जाहिर कर रहा है। अब देखा जाए तो जंगबंदी मुआहिदे के लिए ईरान के मुतालबात के 3 पहलू खासतौर पर अहम हैं। पहला, जंगबंदी या कशीदगी में कमी। दूसरा मुंजमद असासों की बहाली। और तीसरा, समुद्री तहफ़्फ़ुज़। मुंजमद असासों का मामला ईरान के माशी दबाव से जुड़ा हुआ है, जबकि समुद्री तहफ़्फ़ुज़ खलीज और आलमी तिजारत के तनाजुर में इंतहाई अहम है। अगर इन निकात पर पेशरफ्त होती है तो न सिर्फ ईरान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, बल्कि आलमी तवानाई मंडियों में भी इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। यही वो मरहला है जहाँ पाकिस्तान की सालिसी की अहमियत मज़ीद नुमायाँ हो जाती है। पाकिस्तान के ईरान से तारीखी, मजहबी, जोग्राफियाई और सरहदी ताल्लुकात हैं, जबकि अमरीका के साथ भी सिक्योरिटी और सफारती रवाबित मौजूद हैं। इसलिए पाकिस्तान इन चंद ममालिक में शामिल हो सकता है जो दोनों फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ को समझने की सलाहियत रखते हैं। अगर पाकिस्तान एतमाद साजी में मामूली कामयाबी भी हासिल कर लेता है तो इसकी खारजा पॉलिसी के लिए बड़ी कामयाबी तस्वुर होगी। ताहम ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि तमाम मामलात जल्द हल हो जाएंगे और ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात बरसों पर मुहित है। इन पाबंदियों, जौहरी प्रोग्राम, इलाकाई असर व रसूख और सिक्योरिटी मामलात इसमें शामिल भी हैं। लेकिन मौजूदा हालात में अहम बात यह नहीं है कि मुकम्मल मुआहिदा कब होगा, बल्कि यह है कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ और सफारतकारी की दुनिया में यही पहला बड़ा कदम समझा जाता है। बहरहाल देखा जाए तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब खित्ता गैर यकीनी कैफियत से दो चार है। इस दौरे की अहमियत सिर्फ मुलाकातों तक महदूद नहीं, बल्कि इसके मुमकिन असरात खित्ते के अमन, ईरान अमरीका ताल्लुकात और पाकिस्तान के आलमी सफारती किरदार तक फैल सकते हैं। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन कर रखा है। उस्मान शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे से मुताल्लिक जो खलीजी न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो तो बता रहे थे, इंदिया दे रहे थे, और अब ये यकीनी है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना हो रहे हैं। उनके इस दौरे को इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब ऑलरेडी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब दूसरी बार दौरा कर रहे हैं ईरान का और उनकी आला सतही मुलाकातें भी हो चुकी हैं, एट दिस पॉइंट इन टाइम कितनी गैर मामूली पेशरफ्त है कि खुद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान जा रहे हैं? जी डेफिनेटली, मेरे ख्याल में वो उसी सूरत के अंदर जाएंगे जब एक हफ्ते में मोहसिन नकवी हमारे वजीर दाखिला जो है 2 दफ़ा टच डाउन करते हैं ईरान के, और वहाँ पे ईरान की जो क़यादत है उससे मुलाकात करते हैं। उसी तनाजुर के अंदर ही देखना पड़ेगा आपको फील्ड मार्शल के इस दौरे को भी है, बट कि डेफिनेटली वहाँ की ऊपर चीज़ें मटेरियलाइज हो रही हैं, मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी कल ही पाकिस्तान ने अमेरिका का जो जवाब है वो हैंड ओवर किया ईरान को है, और ईरान के 14 निकात के जवाब के अंदर अब सिर्फ जो सामने मामला आ रहा है, वासर अक्ची कह रहे हैं 2 पॉइंट्स हैं, वो इस वक्त अपना इस सारे मामले के अंदर आप कह सकते हैं कि स्टेलमेट की सिचुएशन में लेके गए हुए हैं। वो एक तो यूरेनियम के एनरिचमेंट के हवाले से स्टॉक पाइल है जो कि आयतुल्ला चाहते हैं कि इस सूरत में मुल्क से बाहर ना जाए, और अमेरिका कहता है हम हर सूरत में उस पोजेशन को हासिल करेंगे जो यूरेनियम की एनरिचमेंट हुई है वेपन ग्रेनेड पे। और दूसरा, अब नए हुर्मुज़ को रेगुलेट करने के हवाले से जो अथॉरिटी बनाई गई है पर्शियन गल्फ की, उसके हवाले से अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सफारती अमल आगे नहीं बढ़ सकता और हम किसी मुआहिदा नहीं करेंगे अगर वहाँ पे टूल बूथ बना के पैसे वहाँ से चार्ज किए जाते हैं। लेकिन इरानियन यहाँ के ऊपर असर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो साउथ के जो वाटर्स हैं फुजैरा के करीब यूएई के वाटर तक पहुंच चुके हैं, इसका दायरा कार को बढ़ा चुके हुए हैं, और यहाँ से गुजरने के लिए जो पेश की इजाजत है वो जरूरी है। उनके मुताबिक वो ये है, वो कहते हैं हर सूरत के अंदर हमें मुआवजा चाहिए, जो जंग में हमारा डैमेज हुआ है, हमारे एसेट जो फ्रीज किए गए हैं उनको रिलीज किया जाए, और तीसरा कि अमेरिका यहाँ से अपने जो अड्डे हैं वो बंद करे। मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी कुछ गिव एंड टेक हो सकता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे सामने आ रही है कि दोनों फरीक जो है जंग के बजाय मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ही चाहते हैं तस्फिया हो, और उसके लिए रिलेटिव गेन के लिए दोनों तैयार हो चुके हुए हैं। देखें, डोनाल्ड ट्रंप की हमें समझ आती है, वो इतनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे कर चुके हुए हैं कि अप्रूवल रेटिंग 18 से 20% के ऊपर आके रुक गई हुई है। वहां की जो मेगा बेस है, लास्ट टाइम हमने बात की थी, इतनी फ्रिक्शन में आ चुकी हुई है कि वो तमाम कंजर्वेटिव जो इनके साथ थे वो कह रहे हैं आज कि अमेरिका के सिक्योरिटी इकोनॉमिक इंटरेस्ट बुरे तरीके से हर्ट हुए हैं इस इंडेफिनेट वॉर की वजह से, जो कि वहां पर नेतन्याहू ने लॉन्च की हुई है पिछले 2-3 साल से। और फिर आपको याद होगा कि मंगल वाले दिन जो फोन पे रब्ता हुआ है 1 घंटे की कॉल के अंदर दो हीटेड डिबेट हुई है, दोनों की हीटेड आर्गूमेंट थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, वो एक और मौका देना चाहते हैं इस जंग के अंदर लोगों की जानें बचें। और पूरा इसराइल जो है फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त, है वो जंग दोबारा शुरू करना चाहते हैं क्योंकि परपेचुअल मिलिट्रिज्म का पूरा फलसफा है, और अक्टूबर के इलेक्शन जो है खड़े ही इस चीज के ऊपर है। इवन नफ्ताली बेनेट आएंगे तो वो भी अल्ट्रा फार राइट अपना ग्रुप जो है उनके सपोर्टर्स हैं, और वही इस चीज को पैडल करेंगे। लेकिन अमेरिका जो है, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये कॉस्ट पे करने को तैयार नहीं, और रिपब्लिकन इस चीज को लेकर सेनेट में काफी दुहाई दे रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि तुम्हारा बाल रूम के लिए $1 बिलियन भी हम नहीं देंगे, और दूसरा जो
ट्राइबल आर्च है, उसके हवाले से भी वो कह रहे हैं कि हमें रिविजिट करने की जरूरत है। तो अमेरिका की अपनी पार्टी जो बरसरे इक़्तिदार है, वो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा टफ टाइम दे रही है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो चीज चाह रहे थे ना, वो ईरान से मिली मुज़ाकरात में, ना जंग के अंदर, और ना चाइना से मिली। तो अब उनके पास मार्जिन नहीं। और इरानियन क्या चाहते हैं, वो टाइम बाय करना चाहते हैं। अब्बास अरागची ने आज ही कहा है कि वो 1 महीने पे मुश्तमिल टाइम चाहते हैं, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स लिए जाए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि प्राइमरी के अंदर वो डेंट डालना चाहते हैं इस पार्टी को। जितना वो लिंगर ऑन करेंगे, उतना जीत डोनाल्ड ट्रंप से दूर और इसकी पार्टी से दूर होती चली जाएगी। लोअर हाउस हाईली लाइकली है ये खो देंगे, और अपर हाउस की 33 सीट्स के ऊपर भी अब अमेरिकन प्रेस लिख रहा है कि अगर जंग जो है नतीजा हेज नहीं होती और डोनाल्ड ट्रंप को वो चीज नहीं मिलती जो वो शोकेस कर सके, तो बहुत अपना इस बात का इम्कान है कि अपर हाउस के अंदर भी मेजोरिटी जो है वो शिफ्ट होकर डेमोक्रेट्स के हाथ में चली जाएगी। बिल्कुल सही और उस्मान साहब। देखिए ना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का प्रेशर एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, और शायद वो रियलाइज भी कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देने के बाद उनको फिर वापस आना पड़ता है। फिर वो कहते हैं नहीं, अभी कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, कुछ वेट करते हैं। यानी वो दिस इज लाइक समथिंग हैंगिंग इन द एयर वाला मामला है कि कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ जाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जाना ईरान में, इसका मतलब ये है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसके अंदर भी कोई ब्रेक थ्रूज के इम्कान है। लेकिन ये कहना भी कबल वक्त होगा कि हम कोई फाइनल एग्रीमेंट पर पहुंच जाएंगे, ये तो मुमकिन शायद ना हो। लेकिन जाहिर है कुछ टाइम बाइंग, यानी वो जो 30 डेज की बात की जा रही है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है मुज़ाकरात का प्रोसेस आगे बढ़े, ईद के बाद जो है वो मामलात उन 30 डेज की तरफ जाएं। तो आपको क्या लगता है कि ये TORs तय करने का मामला है, और अभी जब जा रहे हैं तो मुज़ाकरात के लिए कोई फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा होगा? जी डेफिनेटली, मेरे ख्याल में ये ब्रॉडर लेवल का एक फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर जो है सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व है, क्योंकि खबरें आ रही थी कि वो पाकिस्तान और व्हाइट हाउस के साथ राब्ते में, और वो चाहते हैं कि ब्रॉडर लेवल के ऊपर डी एस्केलेशन का एक मैकेनिज्म हो। उसी के तहत हेलसिंकी प्रोसेस की बात की जा रही थी सऊदी अरब की तरफ से, जिसको तमाम मोस्टली कंट्री जो है मिडल ईस्ट के अंदर पर्शियन गल्फ में इंडोर्स करते हैं, अदर देन UAE है। तो मेरे ख्याल में उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको बिगर पिक्चर देखनी चाहिए। देखें, ये इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, और मुज़ाकरात जो है ये सफारती अमल का हिस्सा है, और वो बाकी वन फाइन मॉर्निंग कुछ नहीं होगा। ये चीजें जो है आगे की तरफ बढ़ रही हैं, और इरानियन चाहते हैं इस सारे मामले को मटेरियलाइज करना, जिसके अंदर फेस सेविंग उनकी भी हो और किसी हद तक अमेरिका की भी हो। देखें, इस जंग का अटर फेलियर जो है वो हमें नजर आता है इसराइल की तरफ, और उनके तफेरी डिजाइन को रोकने के लिए पाकिस्तान सुबह शाम काम कर रहे हैं। किसी सूरत के अंदर मरकजी हमारा किरदार जो है वो हम नहीं चाहते कि उसे सबुटाज किया जाए। हिंदुत्व और जायनिस्ट जो है ये अमेरिका के अंदर लॉबिंग करके हमारे लिए पूरा नैरेटिव शेप कर रहे हैं। और एक और बात, कल वजीर आजम हमारे टच डाउन करेंगे चाइना। वहां चाइना के 2-3 दिन का मेरे ख्याल में विजिट कर रहे हैं। वो 75 साल के जो बायलैटरल हमारे सफारती ताल्लुकात हैं, उसके अलावा वो वहां के ऊपर बात करेंगे ईरान और अमेरिका के ताल्लुक मामलात के हवाले से। देखें, कल ही खबर आई है कि ताइवान को $14 बिलियन देने का जो असला था की डील थी, वो कैंसिल कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि चाइना के फैंग्स हैं, और जिस तरीके से चाइना ने असर्ट किया है, एक बढ़तरी, याद रखें बराबरी नहीं बढ़तरी के तौर के ऊपर इस दौरे के अंदर चाइना ने अपने आप को शोकेस किया। और डोनाल्ड ट्रंप एक हारे हुए सदर की तरह वहां पे अब कहते रेड कारपेट के ऊपर चलते हुए नजर आ रहे थे। तो वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से ड्रैगन जो है उसको नाराज करें, क्योंकि वो मुझे लगता है कि जो चाइना है पाकिस्तान के साथ मिलके इस कजिए को के हल की तरफ जो है मामलात को लेके आगे की तरफ जाएगा। ये उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देख लें कि पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है वो लगभग कर रही है, और साथ में हमारे जो वजीर खारजा है वो मुसलसल अपने हम मनसब, चाहे मिस्र के हों, उज्बेकिस्तान की हों, कतर के हों, उनसे राब्ते में है। और कतर के अमीर से भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने काम किया, फोन पे बात की, और ये सारी चीज पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रही है। और पाकिस्तान का लेवरेज जो है वो बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट करता नजर आ रहा है। और मेरे ख्याल में इरानियन क़यादत को भी हमें जो है दाद देनी चाहिए कि वो चाहते हैं कि मामला आगे की तरफ बढ़े, लेकिन वो जो रिजिडिटी अमेरिका के एंड के ऊपर है, पर्टिकुलरली उनके यूरेनियम एनरिचमेंट को लेके, वो मेरे ख्याल में ईरान अपने असूली मौकफ को नहीं छोड़ेगा। नो डाउट सस्पेंशन के हवाले से शायद कोई मिडिल ग्राउंड मिल जाए, 20 साल नहीं तो 15 या 10 साल तक है, लेकिन 3.67% जो एनपीटी उन्हें देता है वो मुझे लगता है किसी सूरत में उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान शाही साहब आपके वक्त के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं।
पाकिस्तान में टैक्स चोरी और गैर कानूनी तिजारत का मसला कई बरसों से मईशत के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, लेकिन जब बात तंबाकू की सनत की आती है तो ये मसला मजीद पेचीदा और ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। गैर कानूनी सिगरेट्स न सिर्फ कौमी ख़जाने को अरबों रुपए के मुमकिन रेवेन्यू से महरूम कर रहे हैं, बल्कि सेहत आमा के कवानीन, कानूनी कारोबार और मार्केट के मुनसिफाना निज़ाम को भी बुरे तरीके से मुतासर कर रहा है। यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1 जुलाई 2022 से एक ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया जिसका मकसद सिर्फ टैक्स वसूली नहीं बल्कि गैर कानूनी तिजारत की मुकम्मल निगरानी भी था। इस निज़ाम को ट्रैक एंड ट्रेस स्टैंप कहा जाता है। बज़ाहिर ये एक आम डिजिटल बार कोड महसूस होता है, लेकिन दर हकीकत ये हुकूमती निगरानी और टैक्स दस्तावेज़ात को मजबूत बनाने का अहम ज़रिया है। हर स्टैंप में एक मुनफरिद कोड मौजूद होता है जिसे स्कैन करके मालूम किया जा सकता है कि मुतल्लिका मसनूआत पर टैक्स अदा किया गया है या नहीं, और वो कानूनी सप्लाई चेन का हिस्सा है या गैर कानूनी नेटवर्क से मुंसलिक हैं। इब्तदा में इस निज़ाम का इतलाक़ तंबाकू, चीनी, सीमेंट और खाद के शोबों में किया गया, जबकि मुस्तक़बिल में इसे मशरूबात, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और स्टील जैसे हसास शोबों तक फैलाने की मनसूबाबंदी भी सामने आई। लेकिन तंबाकू के शोबे में इस निज़ाम की अहमियत इसलिए ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ गैर कानूनी सिगरेट्स मार्केट में बहुत वसी है, लेकिन गैर कानूनी ब्रांड्स ना सिर्फ कानूनी कम अज़ कम कीमत से कम नरखों पर फ़रोख्त होते हैं, बल्कि सेहत से मुताल्लिक जितने इंतबा मौजूद है, पैकिंग, कवानीन और टैक्स निज़ाम को भी नज़रअंदाज किया जाता है। नतीजतन हुकूमत रेवेन्यू खो देती है, जबकि कानूनी कंपनीज़ गैर मुनसिफाना मुकाबले का सामना करती हैं। इसी पर्सपेक्टिव में ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम मुतारिफ कराया गया ताकि टैक्स चोरी कम हो, निगरानी बेहतर बनाई जा सके, गैर कानूनी मसनूआत की शनाख्त मुमकिन हो और ये यकीनी बनाया जा सके कि मार्केट में सिर्फ कानूनी और टैक्स अदाशुदा मसनूआत ही फ़रोख्त हो सकें। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या ये निज़ाम अपनी असल कामयाबी हासिल कर पाया? इस सवाल का जवाब हालिया अदाद-ओ-शुमार में पोशीदा है। 2025 में सामने आने वाली एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान के 19 अज़ला में 1520 रिटेल दुकानों का जायज़ा लिया गया, जहां मजमूई तौर पर 477 सिगरेट ब्रांड्स दस्तयाब थी। हैरानकुन तौर पर सिर्फ 22 ब्रांड्स ऐसी थीं जो तमाम कानूनी तकाज़े पूरे कर रही थी, यानी इन पर ट्रैक एंड ट्रेस स्टैंप मौजूद थी और इन पर कम अज़ कम कानूनी कीमत भी दर्ज थी, जबकि सेहत से मुतल्लिक तस्वीरी वार्निंग भी मौजूद थी और प्रिंट शुदा कीमत वाज़ेह थी। इसके बरक्स 455 ब्रांड्स कम अज़ कम एक कानूनी शर्त पूरी करने में नाकाम रहीं। यादाद-ओ-शुमार इस बात की निशानदेही करते हैं कि मसला सिर्फ चंद गैर कानूनी मसनूआत तक महदूद नहीं बल्कि पूरा सिस्टम अब भी बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों का शिकार है। इसी तरह सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन दिखाई देती है जब मालूम होता है कि मार्केट में मौजूद तकरीबन 51% सिगरेट ब्रांड्स पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मौजूद ही नहीं। उनमें 320 स्मगल शुदा जबकि 121 मकामी सतह पर तैयार करदा टैक्स चोरी करने वाली मसनूआत शामिल थीं, क्योंकि गैर कानूनी तिजारत सिर्फ बैरूनी स्मगलिंग नहीं बल्कि अंदरून मुल्क भी जड़ें मजबूत कर चुकी है। इसी के साथ यानी कम अज़ कम कानूनी कीमत की खिलाफ वर्जियाँ भी तशवीश बढ़ाती हैं। कानून के मुताबिक सिगरेट की कम अज़ कम कीमत 162 रुपये 25 पैसे मुकर्रर है, लेकिन तहकीक में 392 ब्रांड्स इससे कम कीमत पर फ़रोख्त करती हुई पाई गई हैं और बाज़ ब्रांड्स की कीमत तो सिर्फ 50 रुपये तक रिकॉर्ड की गई है। इसका मतलब ये निकलता है कि गैर कानूनी मसनूआत कम कीमत की वजह से सारिफीन के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जबकि टैक्स अदा करने वाली कानूनी कंपनीज नुकसान उठा रही हैं। ये मसला सिर्फ कीमत या स्टैंप तक महदूद नहीं बल्कि जोग्राफियाई फ़र्क भी नुमाया है। तहकीक के मुताबिक शहरी इलाकों में गैर कानूनी ब्रांड्स की शरह तकरीबन 42%, जबकि देही इलाकों में 56% तक पहुँच गई है। यानी देही मार्केट्स अब भी गैर कानूनी तिजारत के लिए सबसे मजबूत रास्ता बनी हुई है। यह फ़र्क वाज़ेह करता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी पूरे मुल्क में यकसा नहीं। मज़ीद हैरानकुन बात यह सामने आई कि तकरीबन 42% दुकानदारों ने एतराफ़ किया है कि उन्हें गैर कानूनी या गैर रजिस्टर्ड सिगरेट्स फ़रोख्त करने में किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती। अगर रिटेल लेवल पर कानून नाफिज ना हो सके तो जदीद तरीन निगरानी का निज़ाम भी महदूद असर रखता है। यहाँ एक अहम खला सामने आता है और वो आज़ाद जम्मू कश्मीर का मामला है। इतलात के मुताबिक वहाँ ट्रैक एंड ट्रेस का निज़ाम जो है वो बहुत महदूद है, जिसके बायस बाज़ सिगरेट मसनूआत बगैर टैक्स स्टैंप, कानूनी कीमत और फिर जो सेहती वार्निंग है उसके पाकिस्तान की मार्केट में इसके बगैर दाखिल हो जाती हैं। और माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल कौमी सतह पर एक ऐसा खला पैदा करती है, ऐसा वैक्यूम है जो गैर कानूनी तिजारत को मुसलसल रास्ता फराहम कर सकता है। इस वक्त IPOR के हेड साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये सारा सर्वे ज़ाहिर है उन्होंने मुरतब किया है और उसमें क्या कुछ देखा गया है इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बहुत ही अलार्मिंग है कि जो टैक्स इवेजन है वो $1 बिलियन की टैक्स इवेजन हो रही है मुल्क के अंदर, और जो सिगरेट सेक्टर है इसके अंदर भी जो सर्वे में बातें सामने आई हैं बहुत हैरानकुन और तकलीफ़ दे एट द सेम टाइम है कि वो जो ब्रांड्स हैं जो टैक्स नेट में शामिल हैं, टैक्स दे रहे हैं,
वो तो बिजनेस नहीं कर पा रहे उस अंदाज में, और जो टैक्स इवेजन कर रहे हैं वो अट्रैक्शन बने हुए हैं एंड यूज़र के लिए, और ये सिगरेट्स मार्केट में धड़ल्ले से फ़रोख्त भी हो रही हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इतनी बड़ी जो मैसिव टैक्स इवेजन हो रही है ये हो कैसे रही है, नंबर वन। नंबर टू ये कि इतना पैसा जो जिसकी टैक्स इवेजन हो रही है ये पैसा जा कहाँ रहा है? जी बहुत शुक्रिया रियान तारिक साहब, आपने मुझे प्रोग्राम पे लिया और आपने बड़ी अच्छे तरीके से सारी रिसर्च ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है हमारी। और ये जो हमने पाकिस्तान के चारों सूबों में 19 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ये जो डाटा कलेक्ट किया, और आपको पता ही है कि ये इलीगल सिगरेट की जो हसूल है ये कुछ इतना ईजी भी नहीं होता। बड़े हमें ट्रिकी तरीके से हमें मिस्ट्री शॉपिंग के ज़रिए ये सारा एक एक सिगरेट के ऊपर हमने रिसर्च की, जो हमें जिसके नतीजे में ये जो 477 ब्रांड मिले। तो बाकी बात आपकी सही है कि ये जो 300 बिलियन का फिगर है ये कहाँ से आया। तो हमने ये देखा जो इंडस्ट्री है, जो लीगल लिजिट इंडस्ट्री है, वो हर साल तकरीबन 300 बिलियन का टैक्स जमा करवाती है गवर्नमेंट के सेक्टर में। तो जब हम ये देखते हैं कि मार्केट में तकरीबन 50-50 ब्रांड्स हैं कि 51% लीगल है और 49% इलीगल ब्रांड्स हैं, तो तकरीबन 50-50 अगर हैं तो इसका मतलब है कि 300 बिलियन का जो रेवेन्यू है वो शॉर्टफॉल हो रहा है जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। और हम अगर देखें ये 300 बिलियन जा आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट के सोचने की बात है। और जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि आज़ाद कश्मीर में शायद हमारे लॉज इम्प्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ पे TTS इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, तो वहाँ पे ये सिगरेट बनते हैं और आके पाकिस्तान में मोस्टली जो है ना वो बेचे जाते हैं। सो ब्रांड वहाँ पे चेंज भी होते हैं। और आपने हालिया जो अभी हमारे वज़ीर दफ़ा है ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान सुना होगा, वो भी इस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कि इन्फोर्समेंट की तरफ जो है ना वो ज़्यादा जोर होना चाहिए। लॉज मौजूद हैं, इन्फोर्समेंट नहीं है। सो बेसिकली इन्फोर्स अगर होंगे लॉज तो फिर ही जो है इसके ऊपर काबू पाया जा सके। देखिए तारिक जुनैद साहब, आपने तो मिस्ट्री शॉपिंग से सर्वे करना था, ये रिसर्च कर ली। ये मिस्ट्री शॉपर्स सरकार की तरफ से जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है उनकी तरफ से क्यों नहीं जाते और फिर उनके अगेंस्ट को क्रैक डाउन क्यों नहीं होता? जी बहुत अच्छा सवाल है। हमने ये एक्चुअली में डाटा मिनिस्टर्स हमारे बिलाल कियानी साहब के सामने भी शेयर किया। तो उनके जो FBR के एक अपने रिसोर्सेज के वो हैं कि जी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास इतनी। देखिए पाकिस्तान में 7.5 लाख दुकानें हैं जहाँ पे सेल पॉइंट जिन्हें हम कहते हैं, करियाना स्टोर है, पान शॉप है, जहाँ पे ये सिगरेटें सेल होती हैं। तो इतने रिसोर्सेज उनके पास नहीं हैं कि वो हर दुकान को जाके कैप कर सकें। तो हमने फिर उनको यही तजवीज़ दी थी कि आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे जाएं। तो बेसिकली ड्यूटीज़ और टैक्सेस बढ़ाने से ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। उससे ये नहीं होगा कि स्मगलिंग कम हो जाएगी, उससे स्मगलिंग ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आपने अभी जिक्र किया 50 रुपये का सिगरेट, हमारे जो डाटा कलेक्टर्स हैं उन्होंने 50 रुपये की डब्बी खरीदी है, जबकि 162 रुपये से नीचे डब्बी बेची नहीं जा सकती। सो ये सूरत हाल है। तो गवर्नमेंट को एक कंप्रीहेंसिव प्लान के साथ आना चाहिए और सेल पॉइंट पे जिस तरह क्रैक डाउन करना चाहिए। और कुछ भी कोशिश करते भी हैं, इन्होंने लॉज भी लाए हैं, इन्होंने SHO को इख्तियारात भी दे दिए हैं कि वो छापा मार सकता है और 6 महीने के लिए उस दुकान को सील कर सकता है। तो ये बेसिकली इसको कॉग्निजेबल क्राइम भी बना रहे हैं, लेकिन ताहाल सूरत हाल नहीं सही हुई। देखिए अगर मिस्ट्री शॉपिंग नहीं कर सकते या ज़ाहिर है वो आप रिटेल शॉप्स तक नहीं जा सकते, उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो फिर मामले को तो जड़ से ख़त्म करना चाहिए, सोर्स पकड़ना चाहिए। ये जहाँ से स्मगलिंग हो रही है उस स्मगलिंग का रास्ता रोकना चाहिए। वो वहाँ पे क्यों नहीं रोक? देखिए ना, ट्रैक एंड ट्रेस स्टैम्प तो आपने मुतारिफ करा दी, फिर वो लगी हुई है नहीं लगी हुई, एक लंबा चौड़ा रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, तो फिर उसको सोर्स को पकड़ें जहाँ से ये आउटसोर्सिंग हो रही है। जी बिल्कुल एग्रीड उसमें जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मेरे ख्याल एक कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे भी और सेल पॉइंट पे भी। जब तक दोनों भी जगह पे क्रैकडाउन नहीं। देखिए हमने जो स्मोकर्स हैं उनसे जब पूछा कि भाई आपको ये ट्रैक एंड ट्रेस और उसके ऊपर कोई फ़र्क है, तो उनका इशू टेस्ट का नहीं है। बेसिकली वो कहते वो प्राइस का इशू है। वो उनको अगर सस्ती चीज़ मिल रही है तो वो ले रहे हैं। तो बेसिकली वहाँ पे सेल पॉइंट पे भी रोक लगाने की जरूरत है और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे भी। और देखिए जो 300 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल पड़ता है जो गवर्नमेंट ले सकती है, ज़रा अमाउंट को इमेजिन करें कि वो कितनी ज़्यादा है और फिर उसको कहाँ पे यूज़ हो रही है। देखना भी ये चाहिए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, बाहर जा रही है, कहाँ यूज़ हो रही है। ये भी तो पॉसिबल है कि वो किसी गलत रास्ते में इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में। तो इसलिए जो है मेरा ख्याल है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है।
और मेरा नहीं ख्याल कि किसी और सेक्टर में इतनी ज़्यादा जो है ना रेवेन्यू की वो कमी पड़ती है। और फिर दूसरी तरफ देखिए, हम IMF के पास जाते हैं और $1-1 बिलियन के लिए उनसे हम प्रोग्राम करते हैं, तो हमारे पास अपने इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर हम इसको कैप कर लें तो हमें शायद IMF के पास भी ना जाने की जरूरत पड़े। अच्छा, ये जो लेजिट बिजनेस है यकीनन जो टैक्स दे रहा है उसको तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है जैसे आपने बताया सरकारी खजाने को भी चूना लगाया जा रहा है, तो ये कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क तो नहीं है इसके पीछे, ये कोई माफिया तो नहीं है जो पुष्पनाई कर रहा है और फिर 50-50 की रेशो आप बता रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज़रा मुंह जोर है, ताकतवर हैं, जो जिनकी छतर छाया में ये काम हो रहा है, कुछ ऐसे आपकी फाइंडिंग्स हैं? देखिए, हमने तो सिर्फ सेल पॉइंट पे सर्वे किया और जो हमें ब्रांड्स मिले हमने जाके रख दी। उसमें देखें कोई उसमें कोई ग्राफिकल हेल्थ वार्निंग नहीं होती, इवन मैन्युफैक्चरर का नाम भी तक नहीं होता, लेकिन वो मुख्तलिफ नामों से रोज़ बदल के नाम बदल के जो है ना वो किसान और फौजी और इस तरह के नाम रख के वो बेच रहे होते हैं। तो वो ये जो है जिन पे ट्रैक एंड ट्रेस स्टैम्प्स नहीं होती, तो ये बेसिकली जो है मेरा नहीं ख्याल इसके पीछे है तो सही है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट का काम है कि अब वो उनको ट्रेस डाउन करे। हमने तो एक रिसर्च करके आगे रख दी है कि ये देखें, ये सिगरेट्स ब्रांड्स अवेलेबिलिटी जो है हमारे पास विद प्रूफ्स मौजूद है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया तारिक जुनैद साहब आपके वक्त के लिए। ट्रैक एंड ट्रेस स्टैम्प का सिस्टम तो आपने मुतारिफ करा दिया, जो पहले से कवानीन मौजूद है उनका नफाज है नहीं, नया कानून मुतारिफ करा दिया गया है और उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन नदारत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पावर डिवीजन पाकिस्तान ने हाल ही में अवाम को एक अहम इंतबा जारी किया है, जिसके तहत बिजली के बिल्स पर सब्सिडी या रियायत देने के नाम पर एक नया ऑनलाइन फ्रॉड सामने आया है, जिसमें हैकर सार्फिन को जाली QR कोड या मशकूक लिंक के जरिए अपनी ज़ाती मालूमात फराहम करने पर आमादा करते हैं। बताया गया है कि सार्फिन को चंद मराहिल में मालूमात दर्ज करने के बाद 6 हिस्सों का कोड डालने को कहा जाता है, जबकि हकीकत में ये अमल किसी सब्सिडी के हुसूल के लिए नहीं बल्कि सारिफ के मोबाइल या बैंकिंग या दीगर हसास जो इन्फॉर्मेशन है उस तक एक्सेस हासिल करने की कोशिश होता है। यही वजह है कि मामला सिर्फ एक सादा धोखा नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड साइबर फ्रॉड के तौर पर देखा जा रहा है। बिजली के बिल्स में सब्सिडी के नाम पर सामने आने वाला यह नया फ्रॉड इस बात की निशानदेही भी करता है कि जैसे जैसे अवामी सहूलियात डिजिटल हो रही हैं वैसे वैसे साइबर ख़तरात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में लाखों सारिफीन ऐसे हैं जो बिजली के बढ़ते नरखों, हुकूमती रिलीफ पैकेजेस या मुमकिन सब्सिडी से मुताल्लिक़ ख़बरों पर फौरी तवज्जो देते हैं। ऐसे हालात में अगर किसी सारिफ को यह पैगाम मौसूल हो कि वो बिजली के बिल में रियायत हासिल कर सकता है, तो फितरी तौर पर बहुत से लोग बगैर तस्दीक किए दिए गए लिंक पर क्लिक कर बैठते हैं और यही वो कमज़ोर पहलू है जिसे हैकर्स निशाना बनाते हैं। ये मामला दरअसल जदीद सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, जहाँ स्कैमर्स सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को फौरी फ़ायदे, माली रिलीफ या सरकारी स्कीम का लालच देकर उनसे मोबाइल नंबर, शनाख्ती तफसीलात, अकाउंट इन्फॉर्मेशन या वन टाइम पासकोड हासिल किए जाते हैं। सारिफ समझता है कि वो तस्दीक मुकम्मल कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपने ही अकाउंट तक रसाई किसी और के हवाले कर रहा होता है कि दुनिया भर में साइबर जराइम में ऐसे तरीके तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी के केस में होने वाली डेवलपमेंट्स में बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ जारी मुकदमात अब सिर्फ एक मुलजिमा की कानूनी मुश्किलात तक महदूद नहीं रहे, बल्कि यह मामला कराची में मनशियात के नेटवर्क्स, मुबैना पुलिस सरपरस्ती, असर व रसूख और कानून नाफिज करने वाले इदारों की शफाफियत पर भी कई सवालात खड़े कर रहा है। अदालत की जानिब से अनमोल पिंकी को कत्ल और मनशियात समेत मुख्तलिफ मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने से इनकार और अदालती रिमांड पर जेल भेजने का फैसला इस बात की तरफ इशारा समझा जा रहा है कि तफ्तीशी इदारों को अपने शवाहिद मजीद मजबूत अंदाज में अदालत के सामने रखना होंगे, क्योंकि ऐसे हसास मुकदमात में सिर्फ इल्ज़ामात काफ़ी नहीं होते बल्कि मजबूत सबूत ही मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अनमोल पिंकी का केस इब्तदा में सिर्फ मनशियात की खरीदो फरोख्त और जराइम पेशा सरगर्मियों से जोड़ा जा रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें कत्ल, सहूलतकारी और मुबैना नेटवर्क जैसे पहलू भी सामने आने लगे। यही वजह है कि जनूबी ज़िला कराची के कई मुकदमात में एक ही मुलजिमा का नाम सामने आना इस इम्कान को बढ़ाता है कि मामला इनफरादी जुर्म से कहीं बढ़कर मुनज़्ज़म जराइम के ढांचे से जुड़ा हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर असल सवाल ये बनता है कि क्या इस नेटवर्क के दीगर किरदार भी
कानून की गिरफ्त में आएंगे या तहकीकात सिर्फ मरकजी मुलजिमा तक महदूद रह जाएंगी। अब इसी दौरान एक और अहम पेशरफ ने इस केस की नौयत मजीद पेचीदा बना दी है, जहाँ मुलजिमा के शौहर और साबिक इंस्पेक्टर राना मोहम्मद अकरम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से FIR दर्ज करने की हिदायत पर इस तासुर को तकवीत देती है कि अब तहकीकात का दायरा सिर्फ जराइम पेशा अफराद तक नहीं महदूद रहेगा, बल्कि उन अनासिर तक भी फैल सकता है जो इसकी लपेट में आते हैं। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होती है, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।